नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि 7:30 बजे की क्लास हमारी RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। दोस्तों, इसमें जो है अब तक 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए गए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां है दोस्तों। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों, इससे पहले अभी 3 बजे की क्लास में RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सुबह में बात करें दोस्तों तो घटना चक्र का हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। सुबह 9 बजे आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां शुरू करते हैं। अगर बात करें दोस्तों, इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें भारतीय इतिहास का प्रश्न शुरू होता है। इसमें पहला प्रश्न आज का पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे। महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं, इनमें से किसे नहीं मानते थे? अहिंसा को, ईश्वर की सत्यता को, अस्तेय को, अपरिग्रह को नहीं मानते थे। तो महात्मा बुद्ध जो हैं दोस्तों, ईश्वर की सत्यता को नहीं मानते थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने, दूसरा प्रश्न है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व पे विदेशी आक्रमण हुआ था? 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ था दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। डेरियस प्रथम था, साइरस था, या सेल्युकस था, या फिर अलेक्जेंडर था। तो 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर के नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ था। किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर के नेतृत्व में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, तीसरा है कि सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? सूफी आंदोलन का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है, यहूदी से है, इस्लाम से है, ईसाई से है। तो सूफी आंदोलन का जो संबंध है दोस्तों, यह है दोस्तों इस्लाम धर्म से। किससे है? इस्लाम धर्म से। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा पूछा जा रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों, यह किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना था? ऑप्शन दिया गया है। चार्टर एक्ट 1833 के तहत, चार्टर एक्ट 1786 के तहत, या फिर चार्टर एक्ट जो है 1813 के तहत, या 1853 के तहत। तो बात की जा रही है लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो यह दोस्तों 1833 के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगला प्रश्न है, पांचवा आपके सामने। इसमें पूछा गया है, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत किया था? डाक टिकटों की शुरुआत करने वाला कौन गवर्नर जनरल है? लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड अलेंग्ड है, या फिर लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। पूछा गया है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत कौन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी जो है भारत में डाक टिकटों की शुरुआत किया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, छठवां पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न है दोस्तों। इसमें है पहला प्रश्न कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन व्यक्ति दिए थे? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, या फिर भगत सिंह। डी ऑप्शन है सुखदेव। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले जो हैं भगत सिंह है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होता है, भगत सिंह। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? पश्चिमी शिक्षा का जो है श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। राजा राम मोहन राय द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो यह किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था दोस्तों। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह दोस्तों जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, यह किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। 20 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी नहीं किए थे? भारत छोड़ो आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का? इनमें से महात्मा गांधी किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किए थे? तो यह जो स्वदेशी आंदोलन है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा 10वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? किसके बीच जो है सही मेल है? जो असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे, बिल्कुल गलत है दोस्तों, यह गलत बात है। फिर कह रहा कि स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, यह भी बात गलत है। फिर कह रहा भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो नेतृत्व किए थे सुभाष चंद्र बोस किए थे, जी बिल्कुल बात सही है। फिर अगला कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना महात्मा गांधी किए थे, यह भी बात गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन तीसरा वाला हमारा सही होगा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो नेतृत्व किए थे सुभाष चंद्र बोस किए थे। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर का, भूगोल से प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है दोस्तों, कब बढ़ सकती है? जाड़ा में, गर्मी में, वसंत काल में, या इनमें से कोई नहीं? तो क्षोभ मंडल की जो मोटाई बढ़ सकती है यह गर्मी में बढ़ सकती है। गर्मी में जो है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। 12 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा गया कि सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से ग्रह है। पृथ्वी जो है सूर्य से किस नंबर का ग्रह है? दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है, चौथे नंबर का है, या फिर 5वें नंबर का है? तो सौर प्रणाली में जो है पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। किस नंबर का है? तीसरे स्थान का ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मसाला का बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? मसाला का जो बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कोटा, जोधपुर, या फिर अगला ऑप्शन है रामगंज मंडी, या फिर सवाई माधोपुर। तो यह जो पूछा गया था हमसे कि निम्नलिखित में से जो है मसालों का जो बागीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? तो यह आपका मसालों का बगीचा जो है जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, मसाला बगीचा जो है जोधपुर से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 13 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, 14 नंबर का दोस्तों। पूछा गया कि हिमालय का कौन सा शिखर जो है भारत के अंतर्गत आता है? हिमालय का कौन सा पर्वत है जो भारत के अंतर्गत आता है? मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा है। तो हिमालय का जो शिखर है कंचनजंगा, यह भारत में आता है दोस्तों, भारत में आता है। यह नेपाल और भारत की सीमा पर है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? बिहार में, मुंबई में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में। नरौरा की बात की जा रही है तो यह उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर का, पूछा जा रहा है आपके सामने, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समावेशी और धारणीय विकास करना? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय, या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना? तो तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास जो था यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? हरित क्रांति भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरी, या फिर तीसरी? तो जो हरित क्रांति शुरुआत की गई थी दोस्तों, यह की गई थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किसमें किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा।
18 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में जो है कितने रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। प्रति व्यक्ति प्रति रुपए जो है कितने रुपए जो है प्रति परिवार वर्ष की चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है दोस्तों, यह 5 लाख रुपए की गई है। ठीक है, 5 लाख रुपए प्रति परिवार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रेंट सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है। ब्रेंट इंडेक्स जो है किसके साथ जुड़ा है? कच्चे तेल की कीमतों के साथ, भविष्यगत ताम्र मूल्य के साथ, भविष्यगत स्वर्ण मूल्य के साथ, या फिर शिपिंग रेट सूचकांक के साथ जुड़ा है। तो ब्रेंट सूचकांक की बात की जा रही है, तो ब्रेंट सूचकांक जो है दोस्तों कच्चे तेल की कीमतों के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेंट सूचकांक जो है कच्चे तेल की कीमतों के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। 20 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में खुद है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, कोलकाता में है। तो इलाहाबाद बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों यह आपके कोलकाता शहर में स्थित है। इक्कीस नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है? किसके पास जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के पास जा सकता है, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के पास, या फिर उपरोक्त में कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो आप किसके पास जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो आप किसके पास जा सकते हैं? तो इन चारों व्यक्तियों में से, तीनों व्यक्तियों में से आप कहीं जा सकते हैं। या तो आप भारत के राष्ट्रपति के यहाँ जा सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के यहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा उपरोक्त में से किसी के पास भी जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 76वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 86वें संशोधन द्वारा। तो समाजवादी जो प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया था यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 23 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की जो चर्चा की गई है किस भाग में की गई है? भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में की गई है। पूछा गया है डीपीएसपी का जो उल्लेख किया गया है किस संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह भाग संख्या 4 में किया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है भाग संख्या 4 में किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद की तो 36 से लेकर 51 तक इसके लिए अनुच्छेद बताए गए हैं। ठीक है, और यह जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यह किस संविधान से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बताया गया है, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है कि समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बताया गया है, या सी ऑप्शन कह रहा है कि लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बताया गया है, या डी ऑप्शन आपके सामने है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन चौथा ही सही होता है, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है?
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? नगर पंचायत है, जिला पंचायत है, ग्राम सभा है या फिर ग्राम पंचायत है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। प्रत्यक्ष अगर लोकतंत्र की बात की जाए दोस्तों तो ग्राम सभा होगा आपका। क्या होगा? ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। चलिए आपके सामने है 26 नंबर का प्रश्न, सामान्य विज्ञान से शुरू होता है। इसमें जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तो तब परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग जो है परावर्तित होती है तो परिवर्तन क्या होता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है, उसके आयाम में परिवर्तन होता है, या उसके तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, या फिर डी ऑप्शन दिया गया उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग जो परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है, उसके आयाम में परिवर्तन होता है। किसके? उसके आयाम में जो है परिवर्तन देखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका। पूछा गया कि घरेलू जो है विद्युत उपकरणों में सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है फ्यूज का, तो उसकी तार जो है किस धातु से बनी होती है, यह हमसे पूछा गया है। जिसका प्रतिरोध कम होता हो उस धातु से बना होता है, या जिसका गलनांक कम होता हो, या जिसका विशिष्ट घनत्व कम होता हो, या फिर चालकत्व कम होता है। तो पूछा गया है इसमें कि अगर जो सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है फ्यूज घर में, उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक जो होता है कम होता है। क्या होता है? जिसका गलनांक कम होता है उस धातु से तार बना होता है। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर का आपके सामने। इसमें कह रहा है कि CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। इसका क्या नाम है दोस्तों? तो इसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा कि काला जार किससे संचारित होता है। काला जार जो होता है किससे संचारित होता है? तो यह संचारित होता है दोस्तों आपका सिकता पक्षी के तहत। किसके तहत? सिकता मच्छी है दोस्तों, सिकता मच्छी। चलिए अगला प्रश्न है 29-30 नंबर का, कह रहा DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। DPT वैक्सीन जो है किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है दोस्तों आपका, पहला ही ऑप्शन सही है कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस के लिए दिया जाता है आपका। कह रहा है कि नकली शब्द का विलोम क्या होता है। नकली शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? असली होता है, बनावट होता है, नकले होता है, सेवा होता है। तो नकली का विलोम होता है असली। ऑप्शन पहला ही सही हो गया। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि विधवा शब्द का जो है अन्य लिंग रूप क्या होगा। विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप पूछा है हमसे कि विधवी होता है, विधुर होता है, विद्वान होता है, विदुषी होता है। विधवा जो होता है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका हमसे पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। तो विधवा का जो पुल्लिंग शब्द होता है यह विधुर होता है। ऑप्शन क्या होगा? दूसरा वाला हमारा सही है। चलिए उसी प्रकार अगला प्रश्न है, इसी पूछा जा रहा है कि गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना। घर फूंक तमाशा देखना, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिना लाभ के कार्य में लग जाना, या फिर क्षणिक के दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, या फिर सी ऑप्शन कह रहा, तीसरा कह रहा कि घर में आग लगा देना, या फिर कोई इनमें से नहीं, कोई भी नहीं। कह रहा कि घर फूंक तमाशा देखना। घर फूंक तमाशा देखना, इसका सही अर्थ जो होता है दोस्तों, इसका सही अर्थ आपके सामने है क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, कुछ समय के दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, इसका सही अर्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 39 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है यह हमसे पूछा गया है। दांत, दंत, रदन बिल्कुल सही है। चांद, राकेश, शशि यह भी
चंद्रमा का है। फिर कह रहा है कि झंडा, ध्वज, पताका सब जो है झंडा के पर्यायवाची हैं। कमल, अम्बु, आप, यह दोस्तों गलत है, इसमें अम्बु दिया है। अब बताइए आप अम्बु किसका पर्यायवाची होता है, क्योंकि हमने इसकी क्लास अपलोड की है दोस्तों। यह हमारा गलत होगा। किसकी पर्यायवाची है अम्बु, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते थे। इसमें पूछा गया संधि विच्छेद क्या है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने चारों दिखाए जा रहे हैं कि विद्यार्थी का सही शब्द जो है संधि विच्छेद क्या होता है। विद्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस अर्थी होता है। क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा, तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है 51 नंबर का। करंट अफेयर से प्रश्न शुरू हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है। मुंबई है, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो सबसे महंगा शहर जो है दोस्तों यह मुंबई है प्रवासियों के लिए। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो 52 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। कह रहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए एक नवीनतम सर्वेक्षण ने कह रहा कि किस जिला में भारत के सबसे बड़े जो है प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है। प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है दोस्तों, यह कहाँ किया गया, मेहराब की खोज, यह हमसे पूछा गया है। मेहराब की खोज की गई है किस राज्य में है, राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, केरल से की गई है। मेहराब की खोज जो की गई है दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में की गई है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 53 नंबर का। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की दी गई है। जो उबिनास ज्वालामुखी है किस देश से संबंधित है, तो किस देश में है वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। उरुग्वे के है, चिली है, जापान है, पेरू है। तो जो है उबिनास ज्वालामुखी दोस्तों यह पेरू देश में, कहाँ के, पेरू देश में, और वहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। चलिए आप अगला प्रश्न है 54 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया है। एक्स खान क्वेस्ट जो है किस देश में आयोजित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने मंगोलिया है, चीन, रूस, अमेरिका। यह किया गया है दोस्तों आपके किस में, मंगोलिया में किया गया है। ऑप्शन क्या होगा, पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि किस क्षेत्र में पीएम प्रमाण योजना की मंजूरी दी है। किस क्षेत्र में पीएम प्रमाण योजना की मंजूरी दी गई है, कौशल विकास में, उर्वरक क्षेत्र में, या फिर आपके सामने दिया गया नवीकरण क्षेत्र, नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में, या फिर डिजिटल बुनियादी ढांचा में। तो क्या ऑप्शन इसका सही होगा। पीएम प्रमाण योजना की मंजूरी दी गई है दोस्तों यह उर्वरक क्षेत्र में दी गई है। क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2 वाला हमारा बिल्कुल सही है, उर्वरक क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 56 नंबर का प्रश्न है। कह रहा कि किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है। कौन व्यक्ति हैं जो दोस्तों प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार जीते हैं। यह जीतने वाले हैं आपके सलमान रुश्दी हैं। कौन है, सलमान रुश्दी। ऑप्शन बी वाला हमारा दूसरा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि मिस्र ने किसे ऑर्डर ऑफ द नाइल, कह रहा कि ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया है, मिस्र ने। तो यह सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि किसने जो है कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है। किसने जीता है दोस्तों, और कैस्पर रूड को हराया है। तो यह जीतने वाले हैं नोवाक जोकोविच। सभी को पता होगा नोवाक जोकोविच। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है किस आईआईटी संस्था ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित किया है। क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित किया गया है।
कौन सी आईआईटी संस्था है? तो यह आपकी आईआईटी कानपुर संस्था है। कौन सी? आईआईटी कानपुर संस्था। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? यह ऑप्शन आपके सामने है। अंजू रानी है, भावना कोहली है, बबीता कुमारी है, भवानी देवी है। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों आपकी भवानी देवी है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि आस्क दिशा क्या है? आस्क दिशा क्या है दोस्तों? एक नेविगेशन वेबसाइट है, भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है, यही सही होता है। जो आस्क दिशा है यह भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी देश हैं? भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं? पाकिस्तान है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, भूटान है। तो सिंगापुर इसमें नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है। पड़ोसी देश की बात की जा रही है तो श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, सीमा साझा नहीं करता है, बात अलग की है। ठीक, अगला है कि इसमें पूछा गया कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है दोस्तों। पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया भी बहुत दूर है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा केवल बी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया 63 नंबर का प्रश्न है। इसमें है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर जो है पारगमन बिंदु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। गंगा जो है गंडा, सिंध वाला, बाघा वाला, अटारी वाला, सीकर वाला। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका डी वाला सही होगा, सीकर। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था? सचिन तेंदुलकर अपना 100वां शतक जो है किस स्टेडियम में बनाए थे? यह बनाए थे आपके शेर ए बंगाल क्रिकेट स्टेडियम में। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है दोस्तों? किसके पास है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास, चेन्नई पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस जो है पेट्रोकेमिकल्स में। पूछा गया है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है? तो मुख्य हिस्सेदारी जो है यह आपके भारत पेट्रोलियम के पास है। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है दोस्तों 66 नंबर का प्रश्न है कि खाली स्थान दिया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी था। कौन व्यक्ति थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन थे? तो यह थे आपके दोस्तों केडी जाधव थे। कौन थे? केडी जाधव। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसी प्रकार है 67 नंबर का प्रश्न आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है द वेलिंग बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द वेलिंग बॉल किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह जो है आपके यहूदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? यहूदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। ठीक, केरल राज्य में। अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है दोस्तों? श्रीलाल शुक्ल हैं, मनमोहन श्याम जोशी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं। गोदान के लेखक जो हैं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद हैं, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है। इसमें 70 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। पैठानी महाराष्ट्र की एक शैली है। पैठनी जो है महाराष्ट्र की एक शैली है। क्या नृत्य शैली है, कृषि शैली है, कपड़ा बुनाई है, शास्त्रीय संगीत है? पैठनी की बात की जा रही है तो पैठनी दो है दोस्तों, यह कपड़ा बुनाई है। ठीक है, पैठनी कपड़ा बुनाई है।